हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एलाइड सर्विसेज के प्रीलिम एग्ज़ाम को लेकर जोगटा एकेडमी की तरफ से एज सीरीज चलाई जा रही है और उसमें अलग अलग हमारी फैकल्टीज़ आप लोगों के बीच में एमसीक्यूज़ के थ्रू बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, चाहे करंट अफेयर है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे हिमाचल प्रदेश है। और इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के बीच में एक मेंस जो हिमाचल पर इंडिया की ज्योग्राफी को लेकर एक सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें हम मैपिंग्स के थ्रू वेरियस जो फिजियोग्राफिक फीचर्स है, डिवीजन्स है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हम गैदर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछली दो वीडियो में हमने माउंटेन रेंजेस के बारे में किया। पिछली उससे पहले की वीडियो में हमने इंडिया के बारे में एक इंट्रोडक्टरी जो एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में किया, इंडिया के IST के बारे में किया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में किया। अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशंस को हमने पिछली दो वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज इस श्रृंखला के कंटिन्यूएशन में हम आज जो है माउंटेन्स के बाद जो दूसरा मेजर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया में, उसको हम करेंगे, जिसमें हम नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है दैट इज़ द हिमालयन माउंटेन रेंज, जिसके बारे में हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जिसका डिवीजन हमने लास्ट वीडियो में किया है। आज की इस वीडियो में हम नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है, ये ग्लोबली सबसे ज़्यादा फर्टाइल एंड लार्जेस्ट अलुवियल प्लेन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप अलुवियल प्लेन की बात करें तो आप देखोगे कि जो ये प्लेन्स है, इन प्लेन्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अलुवियल डिपॉजिट से हुआ है। तो दोस्तों, अलुवियल डिपॉजिट्स क्या है? तो अलुवियल डिपॉजिट से इसका निर्माण हुआ है। तो अलुवियल डिपॉजिट्स क्या है? बेसिकली अलुवियल डिपॉजिट्स जब भी रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ बहुत सारा इरोडेड मटेरियल, वेदर्ड मटेरियल को लेकर जाती है, और उसी मटेरियल को प्लेन्स एरिया में जहां पर रिवर्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, वहां पर उस मटेरियल को डिपॉजिट कर देती है। और ये जो मटेरियल होता है हाईली सॉर्टेड मटेरियल होता है, रिफाइंड मटेरियल होता है, जिसको हम अलुवियम बोलते हैं। इसीलिए इस तरह के फ्लूवियल एक्शन, फ्लूवियल मतलब रिवर्स के द्वारा जो डिपॉजिटेड सेडिमेंट है, अलुवियल है, फ्लूवियल एक्शन से बने हुए जो प्लेन्स होते हैं उनको हम अलुवियल प्लेन्स बोलते हैं। सो ये जो है नॉर्दर्न प्लेन अलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ एक प्लेन रीजन है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, अगर आप देखो, तीन मेजर जोन्स को बनाया जाता है। तो इस प्लेन्स को नॉर्थ से साउथ की तरफ या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ तीन मेजर डिवीजन में विभाजित किया गया है, जैसे भाबर है, तराई है और द अलुवियल प्लेन, या फिर जिसको फ्लड प्लेन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, जैसे ये माउंटेन रीजन है जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स बाहर की तरफ निकलती है। जब ये रिवर्स बाहर की तरफ निकलती है तो सबसे पहले जैसे ही ये प्लेन्स में आ जाती है तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। तो जब इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी तो सबसे कोर्सेस्ट सेडिमेंट को ये सबसे पहले डिपॉजिट करेगी। जैसे हम माउंटेन्स की तरफ चढ़ते हैं तो कंटिन्यूअस क्लाइंब के दौरान जब हम थक जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी कि हमें अपने आप को अनलोड करना है, तो सबसे भारी भरकम जो सामान होगा उसको हम अनलोड करके साइड में रखेंगे, देन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। सेम वे व्हेन रिवर्स की भी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन द स्लोप ग्रेडियंट, बेसिकली रिवर start depositing the most coarsest material it carries with it। तो यहां पर सबसे पहले सबसे कोर्सेस्ट मटेरियल को रिवर डिपॉजिट करती है। सबसे बड़े साइज का जो कंकड़ पत्थर है या फिर जिसको बोल्डर कोबल्स आप बोल सकते हैं, उनको रिवर सबसे पहले डिपॉजिट करती है। तो जब इसको डिपॉजिट करती है तो ऐसे प्लेन्स को हम भाबर प्लेन बोलते हैं, जहां पर रिवर सबसे ज्यादा कोर्सेस्ट सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है। तो भाबर में एक्चुअली इसकी एक फीचर है कि यहां पर रिवर डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर अगर आप पानी गिरा दो तो वाटर जो है नीचे की तरफ चले जाता है, क्योंकि जितना कोर्सेस्ट मटेरियल होगा उसकी परमिएबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो बेसिकली ड्यू टू हाई परमिएबिलिटी दिस रिवर एक्चुअली डिसअपीयर्स इन दिस भाबर रीजन, इसलिए यहां पर पानी की कमी होती है। दिस एरिया रिप्रेजेंट द ड्रायर लैंडस्केप, सो इट इज नॉट एक्चुअली सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस। और इस क्षेत्र में जो पॉपुलेशन डेंसिटी
डेंसिटी है वो भी थोड़ी बहुत कम होती है, यहाँ पर वेजिटेशंस भी उतनी थिक नहीं होती है। भाबर क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र आ जाता है तराई क्षेत्र। तो जब भाबर से रिवर आगे जाती है तो दिस माउंटेन से यहाँ पर भाबर क्षेत्र था, और जब रिवर दोबारा रीअपियर हो जाती है तो दूसरा जो रीजन आ जाता है, उस रीजन को, सेकंड रीजन को हम बोलते हैं तराई रीजन। तो सेकंड रीजन इज बेसिकली द तराई रीजन। और तराई रीजन में रिवर अगेन रीअपियर हो जाती है और फाइन सेडिमेंट को सरफेस पर डिपॉजिट करती है। तो यहाँ पर नदियाँ दोबारा सरफेस के ऊपर फ्लो करती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बहुत सारे मार्श लैंड का निर्माण हो जाता है, बहुत सारे दलदली क्षेत्र का, हाईली डैम्प क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो इंडिया में अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वेटलैंड पाए जाते हैं, मार्शेस पाए जाते हैं, दलदल पाए जाते हैं, तो आप फ्रेंकली आंसर लगा सकते हैं, इट इज़ बेसिकली द तराई रीजन ऑफ इंडो-गंजेटिक प्लेन। तराई रीजन ऑफ इंडो-गंजेटिक प्लेन, क्योंकि यहाँ पर रिवर दोबारा सरफेस पर रीअपियर हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशंस प्रिवेल करती है, और यही वाटर लॉगिंग कंडीशंस बेसिकली यहाँ पर एक हाई डैम्पनेस का एक कारण बन जाती है, जिसकी वजह से दी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वेटलैंड साइट्स है बेसिकली दैट आर फाउंड इन तराई रीजन ऑफ इंडो-गंजेटिक प्लेन। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है फ्लड प्लेन। तो दूसरा जो रीजन आ गया, ये आ गया तराई रीजन। और तराई के बाद आगे जाकर सबसे फाइनेस्ट, अल्ट्रा फाइनेस्ट जो मटेरियल है, सबसे फाइनेस्ट जो मटेरियल है, ये मटेरियल जब डिपॉजिट होता है, सबसे फाइनेस्ट मटेरियल जहां पर डिपॉजिट होता है, उस मटेरियल को, सबसे फाइनेस्ट मटेरियल जहां पर डिपॉजिट होता है, अल्ट्रा फाइन मटेरियल जहां पर डिपॉजिट होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन या फिर अलुवियल प्लेन। और इसको भी हम बेसिकली दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसे अगर ये रिवर फ्लो कर रही है तो इस रिवर के साइड में यहाँ पर थोड़ा सा दूर जो पुराना एलुवियम होगा, ओल्डर एलुवियम होगा, इसको हम बोलते हैं दोस्तों, दिस इज एक्चुअली नॉन एज भांगर प्लेन। दिस ओल्डर एलुवियम इज नॉन एज भांगर प्लेन। और यहाँ पर जो नया एलुवियम है, यहाँ पर जो नया फ्रेश एलुवियम है, दिस पार्ट ऑफ द प्लेन जहां हर साल फ्लड प्लेन के द्वारा नया अलुवियल डिपोजिशन किया जाता है, इसको बोलते हैं दोस्तों हम खादर प्लेन। सो फ्लड प्लेन को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। वन इज द ओल्डर अलुवियम, अनदर वन इज द न्यूअर अलुवियम, फ्रेशर अलुवियम। ओल्डर अलुवियम को भांगर बोलते हैं, न्यूअर अलुवियम को खादर बोलते हैं। और एक क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि ओल्डर अलुवियम भी बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ सेग्रीगेटेड कंक्रीट्स होते हैं, सेग्रीगेटेड कुछ जो है कंकर होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, जो इस सॉइल को, इस खादर भांगर क्षेत्र को नेचुरली बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं। इवन इफ इट इज वेरी ओल्डर अलुवियम, अराउंड 2 मिलियन ईयर ओल्ड अलुवियम, बट उसके बावजूद भी these plains are highly fertile because of that calcium carbonate, abundance of calcium carbonate nodules that are found in these भांगर प्लेन्स। एंड अगेन मोस्ट फर्टाइल प्लेन इज द खादर प्लेन, क्योंकि हम जानते हैं खादर प्लेन में बेसिकली सबसे हर साल जो है एक नया अलुवियम डिपोजिशन फ्लडिंग्स के दौरान डिपॉजिट किया जाता है। सो खादर इज बेसिकली द मोस्ट फर्टाइल। तो ये हमने नॉर्थ से साउथ की तरफ रिवर, ये जो प्लेन का डिस्ट्रीब्यूशन है इसका किया। तो फर्स्टली इट इज बेसिकली द भाबर प्लेन, देन इट कम्स द तराई क्षेत्र, उसके बाद आ जाता है बेसिकली रिवर बैंक के पास हो गया आपका खादर, और रिवर बैंक से लैटरली काफी दूर हो गया आपका भांगर, ये हो गया है ना। नेक्स्ट आ जाइए फीचर, मैच्योर स्टेज फ्लूवियल इरोजन। ये किसकी वजह से बना है? फॉर्म ड्यू टू फ्लूवियल इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से इनका निर्माण हुआ है। तो यहां पर आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे, सैंड बार्स मिलेंगे, रिवर के मियांडर्स मिलेंगे, ऑक्सबो लेक्स मिलेंगे, ब्रेडेड चैनल मिलेंगे, रिवराइन आइलैंड मिलेंगे। ये यहाँ के कुछ एक फीचर्स है जो इन प्लेन्स में पाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन होने की वजह से रिवर कुछ इस प्रकार से मूव करती है, meandering वे में मूव करती है। और जब ऐसे मूव कर रही है तो कभी कभी रिवर इतना स्लगिशली मूव करती है कि वो बिल्कुल भी लोड को कैरी नहीं कर सकती। सो इट एक्चुअली डिपॉजिट व्हाटएवर लोड इट कैरी विद इट अलोंग इट्स माउथ, जिसकी वजह से रिवर बहुत सारे ब्रेड्स में, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है।
इनको हम बोलते हैं ब्रेडेड चैनल या फिर इन डिस्ट्रीब्यूटेड को ब्रेड्स बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बीच में कहीं पर आपको आइलैंड टाइप का सिचुएशन भी मिल जाएगा। ये रिवर इधर से डिवाइड हो गई, ये रिवर इधर से डिवाइड हो गई, बीच में ये एक रिवराइन आइलैंड बन गया। तो यहाँ पर की जो फीचर है बहुत सारी आपको ऑक्सबो लेक मिलेंगे, मियांडर्स मिलेंगे, ब्रेडेड चैनल मिलेंगे, रिवराइन आइलैंड मिलेंगे। ये यहाँ की फीचर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया है। तो अगर आप इस प्लेन के डिवीजन की बात करोगे तो ये जो प्लेन है बेसिकली ये दो भागों में विभाजित है। गंगा और सिंधु के जो प्लेन है इन प्लेनों को दो भागों में, इस मैदानी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अगर आप देखोगे तो ये जो दो भाग है बेसिकली इसको कौन विभाजित करता है? यहां पर एक दिल्ली अंबाला रिज एग्जिस्ट करता है जिसका साउदर्न साइड जो एक्सटेंशन है वो अरावलीज है। तो ये जो एरिया है दीज रेंजेस, दिस दिल्ली अरावली, दिल्ली से अंबाला तक का जो एक रिज है और दिल्ली से गुजरात तक का जो ये अरावलीज की पहाड़ियां हैं ये बेसिकली इस मैदानी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है। अगर आप इस साइड की ईस्टर्न साइड की बात करें तो ये जो मैदानी क्षेत्र है इसको गंजेटिक प्लेन भी बोला जाता है क्योंकि इसको गंगा और गंगा की जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज है, वो अपने अलुवियम को डिपॉजिट करके इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो ये कुछ एक रिवर है दोस्तों, इसको हम यूपी और बिहार, वेस्ट बंगाल का प्लेन भी बोलते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक सिचुएशन है, तो यहां पर कुछ रिवर्स आपको दिख रही है। जैसे यहां पर आपको यमुना रिवर्स दिख रही है, यहां पर चंबल रिवर दिख रही है, तो ये यमुना और चंबल का दोआब बन जाता है। यहां पर गंगा रिवर दिख रही है तो ये गंगा और यमुना का दोआब बन जाता है। और यहां पर आपको घाघरा और गंडक रिवर मिल रही है। ये वाला जो सेक्शन है इसको आप अवध प्लेन बोलते हैं। और गंडक से कोसी तक का जो ये वाला सेक्शन है इसको आप जो है मिथिला प्लेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और साउथ से जो ये रिवर आ रही है, दिस सोन रिवर जो अमरकंटक हिल से आ रही है, इसके द्वारा बनाया गया ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम मगध प्लेन बोलते हैं। तो ये कुछ एक डिविजन्स है इस प्लेन के जो रिवर्स के द्वारा बनाया गया है। वेस्टर्न यूपी में आप देखोगे वेस्टर्न गंजेटिक प्लेन विच इंक्लूड चंबा यमुना द्वाब, यमुना गंगा द्वाब, चंबा यमुना के द्वाब को रोहिलखंड प्लेन भी बोला जाता है, ऑल्सो नॉन एज रोहिलखंड, बिकॉज एन अफगान ट्राइब नॉन एज रोहिलास एक्चुअली यहां पर रहते थे, तो उनके नाम पर इस प्लेन का नाम रोहिलखंड प्लेन भी पड़ा है। और इस साइड को फिर बीच वाला जो सेक्शन है इसको अवध प्लेन बोलते हैं, जहां पर लखनऊ वाला जो सेंट्रल यूपी का रीजन आता है। उसके बाद बिहार का प्लेन है, वहां पर इसी प्लेन को हम किस नाम से जानते हैं? बेसिकली मिथिला प्लेन के नाम से जानते हैं, विच एक्चुअली एग्जिस्ट अलोंग द बॉर्डर ऑफ बिहार एंड नेपाल। और यहां पर आपको एक कोसी रिवर दिख रही होगी, और याद रखना है दोस्तों कोसी रिवर बेसिकली माउंट एवरेस्ट के आसपास से आती है और एब्रप्टली वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में ये लगभग 8000 मीटर को डिसेंड करती है नीचे, इसलिए इसका इरोजनल कैपेसिटी इज वेरी हाई ड्यू टू दिस स्टीप ग्रेडियंट एंड दिस रिवर फ्लो एट वेरी फास्ट रेट। अपने साथ ये हर साल बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आती है जिसकी वजह से देयर इज रेकरेंसेस ऑफ फ्लडिंग सिचुएशन इन बिहार, इसीलिए कोसी को सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और इस साइड का जो प्लेन है दोस्तों इसको हम जो ये अरावली से वेस्ट का प्लेन है जहां पर बहुत सारी रिवर्स नहीं है, ओनली एक रिवर है जिसको लूनी रिवर कहा जाता है, इस प्लेन को हम बोलते हैं ट्रांसगंजेटिक प्लेन, या फिर इसको हम जो है सिंध का प्लेन भी बोलते हैं। क्यों? इस प्लेन को बनाने वाली नदियां कौन कौन है? एक आपकी इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज इसका निर्माण करती है। इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। अगर आप देखोगे तो इसको दो सेक्शन में हम विभाजित करते हैं। एक प्लेन जो आपका है दोस्तों इसको बोलते हैं राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन का ईस्टर्न सेक्शन इज एक्चुअली नॉन एज इंडिया साइड का राजस्थान प्लेन, और अगर इसको पाकिस्तान में देखोगे तो वहां पर इसी को सिंध प्लेन भी बोला जाता है। तो राजस्थान प्लेन जो यहां पर है इसको दोस्तों दो भागों में विभाजित किया जाता है। ईस्टर्न सेक्शन में इस साइड को बेसिकली यहां से एक रिवर निकलती है जिसको लूनी रिवर बोलते हैं दोस्तों, इस रिवर को बोलते हैं लूनी रिवर, दिस इज द लूनी रिवर। बेसिकली लूनी रिवर इस पर्टिकुलर ईस्टर्न सेक्शन ऑफ राजस्थान प्लेन को जो है
इरिगेट करती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत रेनफॉल भी होता है, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर एरिया को राजस्थान का बागर प्लेन बोलते हैं। ये बागर प्लेन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी प्रोडक्टिविटी आ जाती है रबी क्रॉप में, वीट की बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेट ग्रो नहीं होता है, वीट ग्रो होता है, बिकॉज यहाँ पर सेमी एरिड कंडीशन है, यहाँ पर बारिश भी होती है ना। राजस्थान का ईस्टर्न सेक्शन अलोंग अरावली बेसिकली, इसको हम राजस्थान का बागर प्लेन बोलते हैं। जबकि ये वाला सेक्शन अगर आप देखो, दिस वेस्टर्न सेक्शन ऑफ राजस्थान प्लेन, जहां पर एरिड कंडीशन प्रिवेल करती है, वेयर रेनफॉल इज लेस देन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से कम प्लेन है, इसको दोस्तों बोला जाता है राजस्थान का मरुस्थली प्लेन। इसको राजस्थान का मरुस्थली प्लेन बोलते हैं। ये बेसिकली एक डेजर्ट एरिया है, जैसलमेर बाड़मेर वाला रीजन है। और यहां पर की एक फीचर है दोस्तों जिसको बोला जाता है धराइन। धराइन आर बेसिकली द सैंड ड्यून, शिफ्टिंग सैंड ड्यून जो यहां पर पाए जाते हैं, धराइन। और कहीं कहीं पर छोटे छोटे पॉइंट पर कुछ लेक्स भी एग्जिस्ट करती है। उन लेक्स को दोस्तों प्लाया लेक या फिर राजस्थान की लोकल भाषा में धांड बोला जाता है। सो ऐसा क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि धांड लेक आर फाउंड इन विच सेक्शन और विच रीजन ऑफ इंडिया। सो दीज लेक्स आर फाउंड इन द राजस्थान के मरुस्थली प्लेन, थार डेजर्ट वाले एरिया में ये लेक्स पाई जाती है। और धराइन धराइन आर द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग सैंड ड्यून इन द डेजर्ट, है ना। तो हमने ये वाला एरिया कर दिया, इसको बेसिकली थाली। अब देखो जो ये बागर प्लेन है, इस साइड का ईस्टर्न सेक्शन का बागर प्लेन जहां पर बारिश ठीक ठाक हो जाती है, इसको लोअर सेक्शन में बागर बोलते हैं। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे नर्दर्न लूनी वाले रीजन में, वहीं पर इसको थाली प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर राजस्थान बागर और ऊपर में इसको राजस्थान का थाली प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा जो सेक्शन है प्लेन्स का वो कंप्लीट है राजस्थान का। और उसी के बाद अगर आप पंजाब के सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो पंजाब में बेसिकली अगर आप ऊपर यहां पर जाओगे तो पंजाब में 5 रिवर फ्लो करती है। पंजाब में 5 रिवर बेसिकली फ्लो करती है। और अगर आप पंजाब सेक्शन में देखोगे तो पंजाब में 5 रिवर्स फ्लो करती है। और ये जो 5 रिवर्स है, ये कौन कौन सी रिवर है? दीज आर बेसिकली सतलज इन द ईस्ट, देन ब्यास, देन रावी, सतलज ब्यास रावी, और उसके बाद चिनाब, और चिनाब के बाद जो एक इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज झेलम, और झेलम के बाद फिर इंडस रिवर आ जाती है। सो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पंजाब इज एक्चुअली द प्लेन फॉर्म्ड बाय 5 रिवर, इसलिए उसको 5 आब बोला जाता है, क्योंकि यहां पर 5 दोआब है। क्या है? यहां पर 5 दोआब है। इन दोआब का सीक्वेंस पूछा जाता है। अगर दोस्तों ये पंजाब है यहां पर, तो यहां पर 5 रिवर्स फ्लो करती हैं। तो इन 5 रिवर को अगर मैं डिपिक्ट करूं तो सबसे ईस्ट में बेसिकली कौन सी रिवर है? सतलज रिवर है। और उसके बाद एक और रिवर आ जाती है, इसको ब्यास रिवर बोलते हैं। उसके बाद एक और रिवर आती है, इसको रावी रिवर बोलते हैं। उसके बाद एक और रिवर आती है, इसको चिनाब रिवर बोलते हैं। देन रिवर इज झेलम। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो इंडस रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी इट इज झेलम, इट इज चिनाब, और चिनाब के बाद आ जाती है आपकी रावी, रावी के बाद आ जाती है आपकी ब्यास, ब्यास सतलज में मिल जाती है। तो इस तरह से आपको यहां पर 5 द्वाब मिलते हैं। यहां पर मैप एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको मैन्युअली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर आप प्लेन का सीक्वेंस देखोगे तो ये जो है आपकी सतलज रिवर है, और ये जो रिवर है आपकी सतलज के बाद दिस इज ब्यास रिवर, दिस वन इज बेसिकली द रावी रिवर, दिस वन इज चिनाब रिवर, और ये झेलम रिवर है, और यहां पर आपकी इंडस रिवर है। तो यहां पर आपको जो है कुछ दोआब मिल रहे हैं। दोआब इज द रीजन विच एक्चुअली एग्जिस्ट बिटवीन 2 रिवर, 2 नदियों के बीच का प्लेन क्षेत्र, उसी को दोआब बोलते हैं। और पंजाब में ये 5 दोआब पाए जाते हैं, इसलिए इसको पंजाब बोला जाता है। ठीक है जी। तो यहां पर जो ये वाला दोआब है इसको बोला जाता है
बिस्ट दोआब, इसको बोला जाता है, सॉरी हाँ, इसको बिस्ट दोआब बोला जाता है। दिस इज बिस्ट, ब्यास प्लस सतलुज, इसको बिस्ट दोआब बोलते हैं। और जो दूसरा दोआब है, ये वाला जो दोआब है ब्यास और रावी के बीच का, इसको बारी दोआब बोलते हैं दोस्तों, बारी दोआब, क्योंकि यहां पर ब्यास और रावी दो नदियां आपस में, दो नदियों के बीच का ये क्षेत्र है, अमृतसर वाला रीजन है ना, अमृतसर और जलंधर वाला रीजन बेसिकली किस में एग्जिस्ट करता है, वो जो है सॉरी हाँ, वो बारी दोआब में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद रावी और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है उसको रचना दोआब बोलते हैं, रचना, दिस इज द रचना दोआब है ना, जो पंजाब में लाहौर वाला रीजन है बेसिकली वो इस पर्टिकुलर रचना दोआब में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद एक और आगे की तरफ दोआब है चेनाब और झेलम के बीच में, इसको चेज दोआब बोलते हैं। ये जो है वेस्टर्न पंजाब का एक पार्ट है। और झेलम से इंडस के बीच का जो ये वाला दोआब है, इसको सिंध सागर दोआब बोलते हैं, नॉन एज सिंध सागर दोआब। तो पंजाब में आपको 5 दोआब मिलते हैं, जिसमें सबसे ईस्ट में बिस्ट है, बारी है, रचना है, चेज है और सिंध है। इंडिया में दोस्तों सिर्फ 2 ही दोआब है, जिसको बिस्ट और बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी हाईली रेलेवेंट, इससे जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको जो है ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ के सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट जो सिचुएशन थी, ये तो था हमारा नॉर्दर्न प्लेन। और उसके बाद अगर हमने जो है इंडियन डेजर्ट के बारे में भी किया, इंडियन डेजर्ट बेसिकली कहां पर है, वेस्ट साइड में है, किसके, अरावली के। और यहां पर बहुत सारे ड्यून्स पाए जाते हैं। तो ड्यून्स क्या है, जो सैंड के टापू, रेत के जो टापू है उनको ही ड्यून्स बोलते हैं। विंड चलती है, विंड इरोजन्स करती है रॉक में, सैंड को उड़ा कर ले जाती है, कहीं पर डिपॉजिट कर देती है, उसको बेसिकली सैंड ड्यून्स बोलते हैं। राजस्थान की लोकल भाषा में उसको बारकन्स, उसको धरयान भी बोलते हैं। और वैसे उसको जो है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स या फिर बारकन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ड्यून्स भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगर विंड इस दिशा में चल रही है, विंड का फ्लो ऐसा है, और अगर विंड इस डायरेक्शन में ही सैंड ड्यून को डिपॉजिट करे, जिस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है इसी दिशा में सैंड ड्यून को डिपॉजिट करे, तो जिस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोलते हैं, या फिर सीफ, या फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, या फिर इसको सीफ के नाम से जाना जाता है। और अगर विंड ऐसा ना डिपॉजिट करके इसको जो है अपनी डायरेक्शन के राइट एंगल पर डिपॉजिट करे, इस तरह से डिपॉजिट कर दे, इस तरह से डिपॉजिट कर दे, ऐसे विंड जा रही थी, और जो बारकन्स है, जो ड्यून्स है, वो कुछ इस प्रकार का बना है। इस तरह के ड्यून्स को विच इज एक्चुअली डिपॉजिटेड अलोंग द राइट, एट द राइट एंगल टू द विंड फ्लो, दीज आर नॉन एज बारकन्स। इनको क्या बोलते हैं, बारकन्स, या फिर ट्रांसवर्स ड्यून्स के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बारकन, ट्रांसवर्स ड्यून्स या फिर पैराबोलिक ड्यून्स, दीज आर बेसिकली द ट्रांसवर्स ड्यून, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस डेजर्ट एरिया में 15 mm, 150 mm या फिर 15 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ये इंफॉर्मेशन भी हमने डिस्कस कर दी है। और एक इंपॉर्टेंट रिवर है लूनी रिवर, जो इसको बेसिकली क्या करती है, ड्रेन करती है। और यहाँ पर कुछ इनलैंड लेक्स भी पाई जाती है, जिनको प्लाया या फिर राजस्थान की लोकल भाषा में ढांड बोला जाता है। जैसे सांबर लेक इज एक्चुअली द ढांड, है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेकर लेक इज ऑल्सो ए ढांड। तो बहुत सारी लेक्स है बेसिकली राजस्थान में। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड वाला जो रीजन है वो कौन सा क्षेत्र आ जाता है। अब जब हम इंडिया कर लेते हैं तो इंडिया में जब हम प्लेन्स के बाद साउथ की तरफ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पठारीय क्षेत्र मिलता है। कौन सा क्षेत्र मिलता है, अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में हमें एक पठारीय क्षेत्र मिलता है। तो यही पठारीय क्षेत्र जो है, दिस इज द पेनिनसुलर प्लेटू, नीचे वाला ये इंडियन प्लेन्स थे। और यहां पर जो है एक ऊंचा उठा हुआ पर्वतीय क्षेत्र है जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। इसको सेंट्रल हाईलैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप इंडिया को एक फ्लैट प्लेट की तरह कंसीडर करो तो बीच में एक उठा हुआ क्षेत्र है जिसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंजेस है जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान में इन्हीं को, फिर अरावलीज को। तो यहां पर आप देख लीजिए सेंट्रल हाईलैंड में बेसिकली
फॉर्म्ड बाय द डिसजंक्टिव रेंजेस ऑफ द सतपुड़ा एंड विंध्या। तो यहाँ पर साउथ में, नर्मदा के साउथ में जाओगे तो आपको सतपुड़ा रेंजेस मिलेगी, नर्मदा के नॉर्थ में विंध्यन रेंजेस मिलेगी। ये डिसजंक्टिव है, ये जो है डिटैच्ड रेंजेस है, क्योंकि ये जो है टेंशनल फोर्स या फिर फॉल्टिंग की वजह से बनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रिवर इनके बीच में बहती है जिसको हम नर्मदा रिफ्ट वैली रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रेलिक माउंटेन, क्योंकि ये माउंटेन बहुत पुराने हैं, एंशियंट है, अजोइक या फिर पैलियोजोइक एरा के हैं, 600 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट इनका फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस इरोजन की वजह से आज ये डाइसेक्टेड है, ब्रोकन है, इनके कुछ अवशेष ही हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे माउंटेन्स को हम अवशिष्ट पर्वत या फिर रेलिक्ट माउंटेन के नाम से जानते हैं। और ये जो है लॉन्ग, यहाँ पर ये डेजर्ट का फीचर आ गया, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस, क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स कॉल्ड बारखन्स, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ रिप्लेस हो गया है। एंड प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक, तो इन सेंट्रल हाईलैंड में बहुत पुरानी रॉक एग्जिस्ट करती है, इसका फॉर्मेशन एक्चुअली हुआ है जो अर्थ का मैग्मा था, प्राइमोर्डियल मैग्मा ऑफ द अर्थ, उसी के क्रिस्टलाइज होने की वजह से पेनिनसुलर क्रस्ट का निर्माण हुआ है। बाद में इसका इरोजन हुआ, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर उसका डिपोजिशन हुआ, फिर इसका मेटामॉर्फिज्म हुआ। सो मोस्ट ऑफ द रॉक इन दिस सेंट्रल हाईलैंड रीजन इज मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे ये मार्बल रॉक है, स्लेट है, नीस है, शिस्ट है। तो मिक्स डिफरेंट टाइप का जो भी रॉक आपको सॉदर्न हिल्स में मिलेगा दैट विल बी मेटामॉर्फिक नीस, मेटामॉर्फिक शिस्ट, मेटामॉर्फिक मार्बल, या फिर आपको जो है मेटामॉर्फिक स्लेट वाली रॉक्स यहां पर मिलेगी, बिकॉज ये जो है बहुत पुराना एक रीजन है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको कुछ पर्वतीय श्रृंखलाएं मिलेगी। सो एक पर्वतीय श्रृंखला अगर आप देखो तो ये वाला जो रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर ये सेंट्रल हाईलैंड है, दिस इज द सेंट्रल, जो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, दिस रीजन इज बेसिकली द सेंट्रल हाईलैंड। ये वाला पूरा का पूरा रीजन क्या है, एक सेंट्रल हाईलैंड है। तो यहां पर ये सेंट्रल हाईलैंड रीजन है। इसमें अगर आप यहां पर कुछ पर्वतीय क्षेत्र को देखोगे तो ये आपकी अरावली माउंटेन रेंजेस है, और यहां पर आपको विंध्य की पहाड़ियां मिल रही है, और यहां पर आपको सतपुड़ा की पहाड़ियां मिल रही है, और इस साइड को महादेव की हिल्स मिल रही है, और यहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू मिल रहा है। यहां छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आपको बघेलखंड प्लेटू और कैमूर की पहाड़ियां मिलती है। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड इस मध्य क्षेत्र में जो इंडियन सेंट्रल इंडिया है वहां पर कुछ उठा हुआ क्षेत्र को हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अरावलीज की बात करें तो दोस्तों अरावलीज बेसिकली दिल्ली, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज दिल्ली, दिल्ली रिज से गुजरात का एक यहां पर जगह है जिसको बोलते हैं पलनपुर। पलनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर लंबे एरिया में ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट दिशा में जो है ये ओरिएंटेड होती है अरावलीज। और अरावलीज का जो निर्माण हुआ है ये भी वलन की वजह से या फिर फोल्डिंग की वजह से इसका निर्माण हुआ है। तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है क्योंकि इसका निर्माण पैलियोजोइक एरा में 600 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट हुआ है, इसलिए ये बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और आज जो है ये पर्वत श्रृंखला कंप्लीटली डाइसेक्ट हो गई है, इरोड हो गई है, तो इसका कुछ एक भाग बचा हुआ है, तो इसलिए इनको अवशिष्ट पर्वत या फिर इनको किस नाम से जाना जाता है, रेलिक्ट माउंटेन या फिर रेजिडुअल माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे अरावलीज के माउंटेन रेंजेस हैं। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से पर्वत श्रृंखला में हल्दी घाटी का पास लोकेटेड है, हल्दी घाटी का पास जो कहां पर होगा, जो जिसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि ये पास बेसिकली यूज किया गया था महाराणा प्रताप के द्वारा टू फाइट अगेंस्ट दिस अकबर, जब ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। सो दिस पास वाज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन मेवाड़ एंड बिटवीन मारवाड़। यहां पर मारवाड़ रियासत है, यहां पर मेवाड़ रियासत है। तो मारवाड़ ने बेसिकली जो है मुगल्स की हेल्प की थी, और यहां पर एक पास है आबू हिल्स के पास जिसको हल्दी घाटी पास किया जाता है। तो स्ट्रेटेजिकली यहीं पर जो है महाराणा प्रताप ने अपनी फोर्सेस को जो है प्रोजेक्ट किया था टू फाइट अगेंस्ट दी मुगल जो फोर्सेस, इसलिए ये पास बहुत इंपॉर्टेंट है जो उदयपुर को इस साइड के मारवाड़ वाले रीजन से कनेक्ट करता है, या फिर मेवाड़ प्लेटू को मारवाड़ प्लेटू से कनेक्ट करता है, अरावलीज की पहाड़ियां। सो अरावलीज का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र
क्षेत्र है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंचा जो पीक है उसको गुरु शिखर बोलते हैं। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर का ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है और ये आबू हिल्स में एग्जिस्ट करता है, ये आपने याद रखना है। और अरावलीज की दो प्रमुख नदियां हैं, इस साइड को लूनी रिवर निकलती है, इस साइड को एक चंबल की ट्रिब्यूटरी निकलती है जिसको बनास रिवर बोलते हैं, और एक रिवर यहां से नीचे की तरफ आती है, इसको साबरमती रिवर बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अरावली से आने वाली नदियां। और अगर आप देखोगे तो अरावली में किस प्रकार की रॉक पाई जाती है, तो आप जानते हैं कि अरावली बहुत पुरानी पर्वतीय श्रृंखला है और ये जो है फोल्ड माउंटेन से बनी है, फोल्डिंग से बनी है। तो फोल्डिंग से हमेशा सेडिमेंट्री रॉक में फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड कभी भी जो है इग्नियस रॉक में नहीं होता है, क्योंकि इग्नियस रॉक इज सॉलिड एंड ब्रिटल। जब उस पर कोई कंप्रेशन या टेंशन एग्जिस्ट होगा करेगा, एक्टिव होगा, तो वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने की वजह से उसमें हमेशा ही कुछ फॉल्ट्स पड़ेंगे और उसमें फोल्ड की संभावना नहीं होती। तो ये जो रॉक्स है, दीज माउंटेन रेंजेस आर फोल्ड माउंटेन, और ये बहुत पुराने हैं। तो यही यही जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक इतने सालों से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गए, इसलिए यहां पर आपको बहुत सारी किसकी खानें मिल जाती है? मार्बल माइंस की खानें भी मिल जाती है। तो मार्बल खानें आपको कहां पर मिलेगी? वो आपको मिलेगी बेसिकली अरावली की हिल्स में, ये आपने ध्यान रखना है। तो सेंट्रल हाईलैंड में आपको मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसको विंध्यन रेंज बोलते हैं। विंध्यन रेंज बेसिकली एक ब्लॉक माउंटेन है जिसका निर्माण फॉल्टिंग की वजह से हुआ है, और यह भी बहुत पुराना एक ब्लॉक माउंटेन है। और यहां पर भी आपको मेटामॉर्फिक नीस, ग्रेनाइटिक नीस जो है आपको बहुत सारा यहां पर मिलेगा। और विंध्यन रेंज का हाईएस्ट पीक इज दोस्तों बेसिकली इसको बोलते हैं हम, इसका नाम है गुडविल पीक या फिर सद्भावना पीक, 742 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। और इसके बाद इसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है इसको बोलते हैं बाड़मेर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां। और ये कहां से कहां तक है? राजस्थान, गुजरात के जोबाद से लेकर बिहार के बेसिकली सासाराम तक आपको लगभग 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में विंध्य की पहाड़ियां मिलती है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियों में बेसिकली ये 7 हिल्स है जो गुजरात में राजपीपला से लेकर छत्तीसगढ़ में कैमूर की हिल्स तक जो है, छत्तीसगढ़ में मेकाल रेंजेस तक एग्जिस्ट करता है। इसमें आपको मेकाल, महादेव हिल्स, और यहां पर आपको आसिरगढ़, बीजागढ़, और यहां पर आपको जो है ये जो है अरवानी बरवानी की पहाड़ियां मिलती है। These are 7 hills that exist from Gujarat, that spread from Gujarat in west to छत्तीसगढ़ in east। ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, और सतपुड़ा में बेसिकली आपको जो एक इंपॉर्टेंट रिवर मिलती है वो है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर बेसिकली मेकाल रेंज में एक हाईएस्ट पीक है जिसको हम अमरकंटक बोलते हैं, वहां से नर्मदा का उद्गार होता है और नर्मदा ईस्ट की तरफ जाती हुई, कहां पर? वेस्ट की तरफ जाती हुई, रिफ्ट वैली में जाती हुई सूरत के पास गल्फ बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ खंबात में डिबाउच करती है। ये इंफॉर्मेशन हम बाद में करेंगे। और ये आपको यहां पर छोटा नागपुर प्लेटू मिलेगा, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बघेलखंड प्लेटू मिलेगा। दोस्तों बघेलखंड प्लेटू एक विंध्य रेंज का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर भी आपको ओल्ड मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक मिलेगा जो मार्बल माइंस के लिए फेमस है। जबलपुर वाला रीजन मध्य प्रदेश में फेमस फॉर मार्बल माइंस, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको छोटा नागपुर वाला रीजन ईस्ट में मिलेगा, बिहार में, सदर्न बिहार में, डोमिनेंटली इन छत्तीसगढ़, डोमिनेंटली इन झारखंड, डोमिनेंटली इन वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न मोस्ट उड़ीसा एंड सम एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश में भी आपको छोटा नागपुर प्लेटू मिलता है। बट आंध्र प्रदेश में डोमिनेंटली नहीं है, इट इज ओनली उड़ीसा, इट इज छत्तीसगढ़, इट इज झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सदर्न बिहार में छोटा नागपुर प्लेटू मिलता है। छोटा नागपुर प्लेटू का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है पैटलैंड के लिए फेमस है। यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पैट प्लेटू मिलते हैं, एंड अगेन यहां पर इसका निर्माण भी ओल्ड मैग्मेटिक रॉक के क्रिस्टलाइजेशन से हुआ है, इसलिए यहां पर आपको जो है मिनरल्स की बहुत लता मिलती है, जिसमें आपका कोलफील्ड है, आयरन है, मैग्नीज है, या फिर आपका जो
मैग्नीशियम है, यूरेनियम है और माइका है। इस तरह के मिनरल्स जो है आपको इस एरिया में बहुत मिलते हैं, इसलिए इसको मिनरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू इज ऑल्सो नॉन एज मिनरल कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसको पैटलैंड प्लेटू टोपोग्राफी भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे प्लेटू मिलते हैं, छोटे छोटे प्लेटू मिलते हैं, जिनका जो नाम है वो जिनको छोटे छोटे नाम से जाना जाता है। जैसे आपका एक प्लेटू है जिसको बोला जाता है रांची प्लेटू, पलमाऊ प्लेटू, कोडरमा प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू एंड सिंहभूम प्लेटू। दीज आर वेरियस प्लेट्यूक्स दैट एग्जिस्ट इन दिस छोटा नागपुर प्लेटू। इस तरह की टोपोग्राफी जहां पर एक सेंट्रल बड़ा प्लेटू और साथ में सराउंडिंग में छोटे छोटे प्लेट्यूज पाए जाते हैं, उसको हम पैटलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, छोटा नागपुर प्लेटू रिप्रेजेंट द पैटलैंड टोपोग्राफिक फीचर्स। तो यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को हम कर लेते हैं कि, और याद रखना है दोस्तों, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक इज धूपगढ़, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है जी। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के बारे में भी हम देखते हैं कि ये जो प्लेटू है, इस प्लेटू का एक्सटेंशन आपको यहां पर नॉर्थ ईस्ट में अक्रॉस दिस राजमहल और गारो गैप के ईस्ट में भी आपको ये एक्सटेंशन मिलता है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट जो एक इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। इसमें आपका मेघालय आ जाता है, करबी अंगलांग की पहाड़ियां आ जाती है, और ये डिटैच्ड है मेन पेनिनसुलर प्लेटू से। इसको कौन डिटैच करता है? बेसिकली उस गैप को बोलते हैं राजमहल गारो गैप। ईस्ट में बिहार के पास राजमहल की पहाड़ियां हैं और मेघालय के वेस्टवर्ड एक्सटेंट पर आपको गारो हिल मिलेगी, तो इसलिए इसको राजमहल गारो गैप बोलते हैं। यहां से जो है हमारी गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र रिवर इसी गैप के होते हुए जो है साउथ की तरफ मूव करती है। मेघालय में इसको मेघालय प्लेटू और आसाम में करबी अंगलोंग प्लेटू के नाम से इसको जाना जाता है। तो छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में हमने इंफॉर्मेशन करती है कि ये जो है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़, झारखंड में एग्जिस्ट करता है। द मेघालय प्लेटू इज फर्दर सब डिवाइडेड, और मेघालय प्लेटू में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, गारो हिल है, खासी हिल है, जैंतिया हिल है, और इस एरिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल भी होता है। चेरापूंजी बेसिकली इज इन मेघालय प्लेटू। तो ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के कोस्टल प्लेन के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आने वाले वीडियो में हम जो है पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंटली द एस्पेक्ट इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, क्योंकि नदियों पर बने हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, डैम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस एरिया को भी हम बहुत ज्यादा विस्तृत वे में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये जो एफर्ट्स है आपकी तैयारियों के लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, एनी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।